हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में एक नया इलस्ट्रेशन हम करने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल इलस्ट्रेशन है। इसमें भी आपको जो भी ट्रांजैक्शन दी हुई है उनको इस बार 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले है ऑपरेटिंग, उसके बाद इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, और इस बार स्टूडेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी आ गए। ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहली क्लास में ही जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं वो बताया था। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार और इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सबसे पहले तो कैश आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आ जाता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। उसके अलावा दूसरी टर्म होती है कैश एट बैंक। बैंक में पड़ा हुआ कैश भी एक तरह से कैश इन हैंड की तरह ही होता है, क्योंकि कभी भी हम उसको निकाल सकते हैं, तो इसीलिए कैश के बराबर ही माना जाता है। तीसरी चीज़ है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ऐसी छोटे टर्म की सिक्योरिटीज़ होती हैं। सिक्योरिटीज़ बेसिकली शेयर्स, डिबेंचर्स ही होता है, तो छोटे समय के लिए होती है और ये कभी भी बेच सकते हैं आप। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप उसको कभी भी उस कंपनी को बेच के पैसा वापस ले सकते हो, तो ये भी एक तरह से कैश हो जाता है, बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है आपको। अच्छा, उसके बाद आता है करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो 3 महीने से कम की होती है, जिसमें आपने बहुत जल्दी के लिए पैसा कहीं लगाया और उसको आपने तोड़वा भी लिया थोड़े दिनों में। उसके बाद स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आती है चेक्स एंड ड्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है। तो बस आपको क्या करना है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इनसे रिलेट करती हुई दिखे तो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में डाल देना। बाकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तो आपको क्लियर ही है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कैश सेल्स। तो कैश सेल देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डेली का काम है हमारा। कोई इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस तो उधार तो ले नहीं रहे, ना ही एसेट बढ़ रही है। कैश सेल हमारे डेली का काम है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालिएगा इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेंट पेड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी हमारा डेली का ही खर्चा होता है, लगभग महीने में एक बार लगता है। ठीक है, लेकिन ये रेगुलर खर्चा है, ना ही एसेट पे फर्क डाल रहे हैं ना लाइबिलिटी पे। कैश परचेजेस भी ऑपरेटिंग होगा, क्योंकि ये भी डे टू डे एक्टिविटी है। कैश इन हैंड क्या होगा, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा ये। फिफ्थ, पांचवा देखिए स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स। याद कीजिए इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो मालिक की इनकम पे लगता है। ठीक है, उसी को इनकम टैक्स देना होता है। जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है तो उस पर इनकम टैक्स देना होता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मालिक है वो इनकम टैक्स देगा, तो वो प्रॉफिट में से देगा, प्रॉफिट का शेयर होता है ना, तो प्रॉफिट बेसिकली ऑपरेटिंग में ही आता है, वो कभी भी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में नहीं आता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, अगला जो स्टेप आ रहा है वो आ रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस का। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस का आ रहा है। तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ऑफिस का ही काम हो रहा है ना, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो हो नहीं रही है, तो ऑफिस मतलब डे टू डे। बैलेंस एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अभी बताया आपको। सेल्स ऑफ मशीन बाय डीलर ऑफ मशीन्स। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अगर नॉर्मल सेल्स ऑफ मशीन होता तो इसका मतलब वो एसेट पे फ़र्क डालता, एसेट कम होती, तो इसका मतलब हमको इन्वेस्टिंग में डालना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मालिक है जो कि मशीन का डीलर है। ठीक है, वो काम ही करता है मशीन की डीलिंग का। तो स्टूडेंट्स ऐसे में अगर वो कोई मशीन बेचता है तो वो तो उसका डे टू डे का हो गया ना, वो उसका इन्वेस्टिंग तो रहा नहीं अब, तो डे टू डे एक्टिविटी हो गई उसकी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसे में इसके लिए पर्टिकुलर इस डीलर के लिए ये हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप ये चीज़ क्लियर है। इशू ऑफ डिबेंचर्स कई बार पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, जब भी इशू वर्ड आ जाए तो समझ लेना डिबेंचर के थ्रू हमने पैसा मंगवाया है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो चुकी है। डिविडेंड पेड, 10th हमारा है डिविडेंड पेड। तो ये भी एक तरह से डिविडेंड हम कब देंगे, शेयर होल्डर्स को देते हैं जब उनके हमने पैसे अपनी कंपनी में लगाए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा डिविडेंड पेड, और ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। ठीक है,
डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट होता है, किसी भी तरह की चीज़ अगर हम पे करते हैं तो फाइनेंस एक्टिविटी में आता है। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने उधार लिया हुआ था ट्रेड पेबल्स पे और हमने उनको कैश दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए ट्रेड पेबल्स क्या होता है, ट्रेड पेबल्स इसमें क्रेडिटर्स आ जाते हैं जो 3 महीने के अंदर अंदर हमको यहाँ पर पैसा उनको लौटाना होता है। तो कैश हमने दिया है और ट्रेड पेबल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोई ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए हमने पैसा लिया था, हमने इनसे छोटे समय के लिए मतलब 3 महीने या उससे कम। तो हमेशा याद रखिएगा डे टू डे एक्टिविटीज़ में आ जाता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर मैंने साल 2 साल के लिए पैसा लिया होता तब तो वो आता फाइनेंसिंग में, लेकिन ट्रेड पेबल्स क्या है, क्रेडिटर्स है नॉर्मल, साल के बीच में मैं पैसा लौटा दूंगा उनको, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था ना इनकम टैक्स आता है ऑपरेटिंग में, तो कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स का कुछ हिस्सा वापस भी कर देती है, ठीक है। ताकि गवर्नमेंट क्यों करती है वापस, ताकि लोग और टैक्स दें, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा सा हिस्सा वापस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो लोग मोटिवेट होंगे और गवर्नमेंट को ईमानदारी से टैक्स देंगे। तो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखा है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू आ गया ना और शेयर कैपिटल आ गया, तो बेसिकली फाइनेंस, ठीक है। इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं तो बार बार बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है और ये फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट होती है। अब हमने उसको बेच दिया है तो एसेट कम हो गया स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ था, अभी याद कीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 5 चीज़ों में से एक थी ना मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो अगर मैं ये खरीद रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ही आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ C&CE। चलिए आगे बढ़ेंगे। परचेज ऑफ गुडविल, एसेट है, इन्वेस्टमेंट हो गया। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक्स आ गया ना, ये भी मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरह ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाता है। क्यों, क्योंकि थोड़े समय के लिए कैश एट बैंक हुआ है ना, ये तो कभी भी मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही जाएगा। परचेज ऑफ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इस बार हमने नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, लेकिन नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो आएगा वो हमने परचेज की है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, परचेज करने का मतलब है हमने किसी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदी है, तो इसका मतलब हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो इन्वेस्ट किया है तो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है। चलिए लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं जल्दी से। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अब बिल्कुल क्रेडिटर्स की तरह ही ये भी पॉइंट समझिएगा स्टूडेंट्स। डेटर्स वो लोग होते हैं जो 3-4 महीने के लिए उधार ले जाते हैं हमसे और फिर हमको उधार का पैसा जल्द ही वापस कर देते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में नया क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एक बार मैंने टॉपिक रिवाइज करा दिया आपको। अब आपको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड कैश इक्विवेलेंट्स में फ़र्क पता लग चुका है। सो स्टूडेंट्स, अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। टिल देन